नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय बीए थर्ड ईयर का टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, वो रह गया था अधूरा, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। यानी हमारा जो टॉपिक वो ये था कि कांग्रेस का उदय हुआ, यानी कांग्रेस की स्थापना, उसका उग्रवादी चरण, उसका उदारवादी चरण एंड राष्ट्रीय आंदोलन, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। कहाँ से? यानी 1885 कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 से 1905 वाला जो चरण होगा वो पढ़ेंगे अपन उदारवाद लेवल पे, फिर गरम दल और नरम दल। उसके बाद 1905 से 1919 वाला जो चरण होगा वो उग्रवादी चरण होगा, और 1919 से 1947 वाला जो चरण होगा, यानी 3 पार्टों में डिवाइडेशन है। देखिए, 1885 से 1905, ठीक, ये जो चरण होगा ये होगा उदारवादी चरण। उदारवादी चरण 1905 से 1919 ये होगा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण। और 1919 से 1947 ये होगा राष्ट्रवादी चरण। राष्ट्रवादी चरण, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो दिक्कत ये आई कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। मैंने आपको पिछले वीडियो में, जस्ट इससे पीछे वाला जो वीडियो है उसमें आपको ये सारी बातें बताई थी कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, जिसके अंदर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यानी देसी भाषाओं की जो पत्रिकाएं होती थी उनके ऊपर वेलेस्ली ने क्या लगा दी? रोक लगा दी, जिसे बोला गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। उसके बाद इल्ब्रेट बिल विवाद हुआ। यानी इल्ब्रेट बिल विवाद मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो भारतीय जजेस थे, भारतीय न्यायाधीश थे, उनको यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे सुनवाई करने का अधिकार मिला था, लेकिन उसको लेटर ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब लोगों के मन में, यानी भारतीय जो बुद्धिजीवी थे उनके मन में ये बात हुई कि हमारा भी कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा भी कोई एक यूनिटी, हमारा एक संगठन होना चाहिए जिसके बलबूते पर हम सरकार के सामने अपनी बात रख सकें। यानी एक व्यक्ति अगर जाएगा किसी मांग को लेकर तो उसकी वो बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों ने मिलकर, जिसमें दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा बनर्जी था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अमिताभ बनर्जी, ये कुछ लोगों का समूह था, ये बुद्धिजीवी थे। इन लोगों ने क्या सोचा कि हमारा एक संगठन हो राष्ट्रीय लेवल का, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कोई छोटी मांग हो, या कोई अंग्रेजों द्वारा कोई मुकदमा सुनवाया जाए, या अंग्रेजों द्वारा कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसका हम प्रतिरोध कर सकें, उनकी हमारी जो मांग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष रख सके। इसके लिए कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का जो मीन्स जो अर्थ होता है ना, वो होता है लोगों का समूह है। यानी कांग्रेस का अर्थ क्या हुआ? लोगों का समूह। तो लोगों ने क्या बनाया? समूह बनाया। और उन्होंने क्या रखी? जब 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उन्होंने कुछ मांगे रखी। जो मांगे ये थी, उसमें पहली मांग क्या थी? कि केंद्र व विधान परिषदों में संख्या बढ़ाई जाए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा कि केंद्र व विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। पहले क्या होता था कि केंद्र और जो विधान परिषद हुआ करते थे उनमें सिर्फ और सिर्फ कौन होते थे? ब्रिटिश अधिकारी होते थे। वो ही नियम बनाएंगे, वो ही कानून बनाएंगे, वो ही किसी चीज़ को फॉलो करवाएंगे, चाहे वो भारतीयों के लिए अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे वर्तमान में लोकसभा में, राज्यसभा में कोई नियम बनता है तो पहले लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद उसे राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा, फिर जाकर कोई कानून बनता है। लेकिन इस समय यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। अंग्रेजों ने जो नियम बना दिया, अभी रियायतवाड़ी व्यवस्था हो गई, मालवाड़ी व्यवस्था हो गई, सूर्यास्त कानून हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, कानून बनाया, पारित किया, बोला इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, ठीक है। ये कानून उनके खुद के थे, खुद की कलम, खुद के कानून, खुद का फैसला। जनता को मानना पड़ता था, जनता को मजबूरी में वो मानना पड़ता था, चाहे वो हमारे लिए सही हो, चाहे वो हमारे लिए क्या हो? गलत हो। इसके लिए लोगों के मन में एक भावना पनपती हुई कि हम कुछ मांगे थी, वो मांगे क्या करें? रखें। तो ये जो सिस्टम था ना, केंद्र व विधान परिषदों में संख्या बढ़ाई जाए। तो केंद्र व विधान परिषदों में संख्या का अर्थ होता था कि उस समय भारतीय नहीं थे, यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार 1909 पार्लियामेंटो अधिनियम जब आया था, उसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है और उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो इससे पहले तो कोई भारतीय था ही नहीं। तो अब अगर भारतीय होगा तो भारतीयों
अब भारतीय व्यक्ति अपनी मांग रखेगा, वो कहेगा नहीं जी ये नियम अच्छा नहीं है हमारे लिए, वो नहीं है, तब जाके थोड़ा बेनिफिट होता है ना हमारे को। तो ये मांग किसने रखी सबसे पहले? कांग्रेस ने रखी। किसने रखी? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपना एक एजेंडा तैयार किया। क्या तैयार किया? अपना एक एजेंडा तैयार किया। एजेंडा तैयार करके उन्होंने सोचा कि अब ये मांगे हम किसके समक्ष लेके जाएंगे? वायसराय के समक्ष लेके जाएंगे, ताकि वायसराय हमारी मांग माने। ठीक है, लोगों का समूह। पहला क्या हुआ कि केंद्र व विधान परिषदों में संख्या क्या की जाए? बढ़ाई जाए। ये इनका मुख्य उद्देश्य, एक नंबर तो ये था। दूसरा था निर्वाचित सदस्यों की नियुक्ति। यानी आज जैसे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी जो होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि मनोनीत। चाहे आप केंद्र में ले लो, राज्य में ले लो, चाहे छोटा से छोटा पंच होता है हमारा ग्राम लेवल पे, उसके बाद सरपंच, उसके बाद विधायक, विधायक के बाद एमपी, एमपी के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री। यानी वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले अंग्रेज क्या करते थे? मनोनीत करते थे। क्या करते थे? मनोनीत करते थे। मनोनीत कर क्या हुआ? जो अच्छा लग गया उसको मनोनीत कर दिया। जो वो जनता की बात चाहे माने न माने, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। यार जो मनोनीत सदस्य होगा वो जो मनोनीत कर रहे उनकी बात मानेगा, न कि जनता की। तो उन्होंने दूसरी मांग रखी कि जो व्यक्ति है वो निर्वाचित होने चाहिए जनता द्वारा, हमें जो अच्छे लगेंगे ना वो हम भेजेंगे, न कि आपके सदस्य। ठीक है, 2। तीसरा, ब्रिटेन में इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए। यानी आपको पता होगा, अपन धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसकी एक समिति थी जो कहाँ काम करती थी? ब्रिटेन में काम करती थी। कहाँ काम करती थी? ब्रिटेन में। और उसे बोलते थे इंडियन काउंसिल। जैसे वर्तमान में अगर हम ले तो दूतावास बोल दो उसको आप। दूतावास जानते हो ना, इंडियन एम्बेसी। जैसे पूरे विश्व में जितने देश होते हैं उनमें प्रत्येक देश के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी होती है। वो क्या करती है? हमारे फैसले सुनती है। अब जब हमारे फैसले सुनेगी तो उसे बोलते थे प्राचीन समय इंडियन काउंसिल। क्या बोलते थे? इंडियन काउंसिल। और उस इंडियन काउंसिल का जो अर्थ होता था वो होता था कि वो रहती तो इंग्लैंड में थी और उससे वो वहाँ पर नियम बनाती और फिर उन्हें फॉलो कहाँ करना होता था? भारत में। तो इंडियन काउंसिल जो होती थी उनमें सारे के सारे सदस्य होते कौन थे? ब्रिटेन के लोग होते थे, यानी अब भारत का नहीं होता था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब उसको थोड़ा ना पता, इंडियन काउंसिल ने, जैसे सपोज करिए इंडियन काउंसिल ने ये लागू कर दिया कि जो अवध वाला क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 10% टैक्स लेना है। अब सपोज करिए इंडियन काउंसिल इंग्लैंड में बैठी, उसको थोड़ा ना पता है कि उस क्षेत्र में अनाज हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पर कुछ है कि नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, सिंचाई हुई है कि नहीं हुई। उसने तो अपना नियम बना दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी उसको फॉलो करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको तो पता ही नहीं है, इनडायरेक्टली वो तो वहाँ बैठी है और वहाँ बैठे बैठे क्या बना देती है? नियम बना देती है। तो उन्होंने कहा, जो कांग्रेस के जो लोग थे, जो लोगों का जो समूह था, उन्होंने कहा कि हमारे जो नियम बनाती है जो इंडियन काउंसिल है वो या तो भारत में हो या भारत में नहीं हो तो इंडियन काउंसिल को क्या किया जाए? वहाँ से समाप्त किया जाए। समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट ये। चौथा, सिविल सेवा की आयु 19 से घटाकर कितनी करनी चाहिए? 23। यानी सिविल सेवा आपको पता होगा, यूपीएससी जिसे आप बोलते हो, संघ लोक सेवा आयोग, उस समय एक सिविल सेवा बोला जाता था इसको, जिसका अर्थ होता था कि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना। किसकी नियुक्ति करना? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना। अब सपोज करिए उच्च अधिकारी कहाँ बैठेगा? नियम बनाएगा, गवर्नर जनरल के पास रहेगा, उसको बात बतवाएगा, सारा काम करवाएगा ना, सिविल सेवक होगा वो। अब सिविल सेवकों के भारत में तो आपको पता 8-10 साल की उम्र में तो लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जब सिविल सेवा की आयु, जो शिक्षा का जो पाठ्य कैरिकुलम था और था, वो बहुत हार्ड डिफिकल्ट हुआ करता था, तो हमारे से पास नहीं होता था। पास नहीं होगा, अगर 1-2 चांस हम ले भी ले तो 23 साल की उम्र, 19 साल की आयु थी, यानी 19 साल की आयु तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो। अब समस्या आ गई ना, 10 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया, 9 साल की उम्र में 9वीं क्लास में हुए और उसकी जो क्वालिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम गए नहीं, तो सिविल सेवक से वंचित रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? हम गवर्नर जनरल के पास जा ही नहीं सकते। समस्या आ गई बहुत बड़ी। अब जब इस प्रकार की समस्या आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? भारतीयों के लिए तो ऑप्शन खत्म हो गया भारतीयों का। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने कहा कि जो सिविल सेवा की आयु है 19 से घटाकर कितनी करनी पड़ेगी आपको? 23 करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 23 करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? दूसरा 5वां पॉइंट देखिए, बजट पर बहस। बजट पर बहस क्या होता था कि प्राचीन समय में एक बजट तैयार होता था। क्या होता था? बजट तैयार होता था, जिसके अकॉर्डिंग बजट बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था?
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बजट बनाएगी तो आपको पता है वो कैसा बनाएगी? वो हमारे अनुकूल थोड़ी ना बनाएगी, वो किसके अनुकूल बनाएगी? वो तो भारतीयों के अनुकूल बनाएगी, सॉरी अपने अनुकूल बनाएगी। तो जिससे दिक्कत हुई तो उन्होंने कहा कि बजट पर बहस करने का अधिकार भी हमें क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। बजट पर बहस करने का भी अधिकार हमें मिलना चाहिए, ठीक है। जिससे ये हुआ कि बजट पर अगर बहस करने की हमें, जैसे सपोज करिए वर्तमान में हमारे बजट लागू होते हैं, वर्तमान में बजट लागू हुआ तो जनता के हित देखकर बनाया जाता है ना। जैसे बजट में घोषणा होगी कि जीडीपी में ग्रोथ होगी, किसानों को ये दिया जाएगा, युवाओं को ये दिया जाएगा, महिलाओं को पेंशन बढ़ा दी जाएगी, इतना अवसर उद्योगों को दिया जाएगा। तो ये बजट होता है ना। तो पहले बजट कौन बनाते थे? अंग्रेज बजट बनाएंगे तो अपने हित में बनाएंगे, अपने हित में बनाएंगे ना। तो बजट पर बहस करने की भारतीयों को तो अनुमति नहीं थी, तो बोल नहीं सकते थे, जैसा उन्होंने थोप दिया वो मानना पड़ेगा। तब जो कांग्रेस थी उसने कहा कि बजट पर बहस करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छी थी और इस पर आगे ये इसका आप कांग्रेस की देन मानो कि आज जब 1919 वाला जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आएगा उसमें बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बर्मा को पृथक किया जाए, यानी उस समय आपको पता होगा कि बर्मा जो भारत का हिस्सा हुआ करता था उसमें जो अन्य जाति के लोग थे उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा आप अलग करिए हमारे से, यानी बर्मा जब अलग कंट्री है तो उसको हमारे अंदर क्यों? तो बर्मा को अलग करने की बात कहती है कौन? कांग्रेस। छठा जो था वो इंग्लैंड से आयातित माल पर कर। ये बहुत ही अच्छा मतलब मान सकते हो आप इसको टॉपिक को कि होता क्या था। देखिए अपन जब पढ़े थे, मैंने आपको जब पहला वीडियो बताया था उसमें बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने के लिए आई थी? कच्चा माल खरीदने के लिए आई थी। क्या करने के लिए आई थी? कच्चा माल खरीदने के लिए आई थी। अब जब कच्चा माल खरीदेगी ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो क्या करती? ये भारत से कच्चा माल खरीदती, ठीक है। कच्चा माल खरीद कर उससे फिर बहुत सस्ते दामों में, क्योंकि ज़मीन उनकी होती थी, लगान उन्हीं का होता था, सब कुछ उनका होता था, कच्चा माल कम दामों पे खरीदा और उसको फिर कहाँ लेके चले गए? ब्रिटेन लेके चले गए। ब्रिटेन ले गया, मान के चलिए कि जो कच्चा माल भारत में अगर बेचें तो 200 रुपये का है या 2000 रुपये का है, वो खरीदते उसको 1000 रुपये में और फिर उसको ले जाते ब्रिटेन। ब्रिटेन से उससे माल तैयार करते और फिर ले आते उसको भारतीय बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में लाकर उसको उच्च दामों पर बेचते हैं। और जिसका कारण क्या होता कि जैसे भारत का कोई उद्योग है, अब एक मैं हूँ, अगर मैं कच्चा माल खरीदूंगा तो मुझे 2000 वाला कच्चा माल 2000 में मिलेगा। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे खरीद लिया कितने में? 1000 रुपये में। तो मेरे को 1000 फालतू देने पड़ेंगे। फिर मैं उसे भारत में तैयार करवाऊंगा और फिर उसको बेचूंगा तो मेरा तो रेट हाई हो गया, क्योंकि मेरे को टैक्स भी देना पड़ेगा। माल भी मैंने उच्च दाम पर खरीदा है, फिर उद्योगों में मैंने उसको बनवाया है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ब्रिटेन के लोग लेके चले गए तो 1000 रुपये में तो खरीदा उसको और फिर उसको वहाँ पे तैयार करवाया और वापस लेके आ गए। तो 1000 रुपये और 1000 रुपये की लागत मान लो वहाँ ले जाने आने की, तो अंग्रेजों को कर नहीं देना पड़ता था, यानी आयात शुल्क नहीं देना पड़ता। जैसे वर्तमान में लगता है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लगता है, टैक्स लगता है, वो उस समय उनको नहीं देना पड़ता था। तो भारतीय बाज़ारों में क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो माल होता था वो बढ़िया होता था, क्योंकि मशीनों द्वारा तैयार होता था, और दूसरा सस्ता होता था। और सस्ता होने के कारण क्या हुआ कि पूरे के पूरे भारतीय बाज़ारों पर किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड से आयातित माल का, जिससे भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए, यानी सारे के सारे भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। नंबर 2, व्यापारी वर्ग नाखुश था, व्यापारियों को बहुत बड़ा घाटा लग रहा था। नंबर 3, भारतीय जो माल था वो अब लोग लेना पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जो माल था वो बहुत महंगा हो गया। वही जैसे मान के चलो कपड़ा है, पैंट शर्ट लेंगे अपन, तो वो पैंट शर्ट जो ब्रिटेन से आई है वो हमें मिल जाएगी 1500 रुपये में, जबकि भारतीय वाली मिलेंगे अपने को 2000 रुपये में। तो भारतीय वैसे भी कंजूस होते हैं, तो वो कौन सी लेंगे? वो ही लेंगे। उनको ये नहीं पता, जैसे आगे चलेगा ना गांधी जी 1919-20 में जब असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो वो कहेंगे ना कि सूती वस्त्र पहनो, वो लंगोटी पहनेंगे, खादी पहनो, विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। ये ऐसा नहीं बने, वो इसी वजह से आया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इंग्लैंड का माल खरीदेंगे तो ये दिन भर दिन इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है, ये तो बहुत करोड़पति बन जाएंगे और भारतीय लोग तो वैसे ही कमज़ोर और हो जाएंगे कमज़ोर। तो ये आगे जाके ये अब तभी तो बढ़ेगा ना 1919 असहयोग आंदोलन में, यही तो बात निकल के आएगी। सूती वस्त्र पहनो, खादी पहनो, चरखा आएगा,
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी, वो इसी की उपज है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, ब्रिटेन से जो माल आ रहा है उसके ऊपर अगर टैक्स लग जाएगा तो वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो भारतीय सामान थोड़ा सस्ता होगा या उसके बराबर कम्युनिटी उसकी बराबर होगी, तो क्या पता लोग भारतीय कपड़ा भी पहन ले। ठीक है ना, तो ये बात कही। आगे सैनिक खर्चों में कटौती की जाए। सैनिक खर्चों का कटौती का अर्थ होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करती थी। समझ में आ गई? सेना क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को हमेशा डर रहता था कि अगर हमारे पास सेना नहीं होगी तो भारतीय लोग कभी भी उपद्रव कर सकते हैं। और 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उस समय तो इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत डर गए थे, और उनको पता था ये असफल जब हुआ था ना, तो असफल भारतीयों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेज सोचने लग गए कि अगर भारतीय लोग हमारी सहायता नहीं करते तो हमें 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी एक बहुत बड़ी सेना क्रिएट कर ली, बहुत बड़ी सेना बना ली। सेना को बहुत बड़ा बजट दिया जाता, तो बहुत सारा जो पैसा होता था वो किस पे लगता था? किस पे लगता था? सेना पे लगता था। तो भारतीयों ने कहा कि आप लोग जो इतना सेना पे खर्च कर रहे हो ना, इसमें थोड़ी कटौती करो ताकि हमारे को कुछ मिले। ठीक है, आपको इतनी बड़ी सेना बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्यों बना रहे हो इतनी बड़ी सेना? लेकिन उनको तो डर कुछ और ही था, क्योंकि यहाँ से वो सैनिक कटौती नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी सेना, और दूसरा आपको फ्रांसीसियों का डर अंग्रेजों को, तो क्योंकि यूरोप में युद्ध चल रहे थे उस समय, और मित्र राष्ट्रों धुरी राष्ट्रों की समस्या चल रही थी उस समय, क्योंकि इंग्लैंड पूरे वर्ल्ड पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। वर्चस्व स्थापित करेगा तो सेना यहाँ से ले जानी पड़ेगी ना, तो सेना अगर होगी तभी तो जाएगी ना यहाँ से। तो वो सैनिकों पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था, क्योंकि वो धुरी राष्ट्रों के, जर्मनी, जापान, इटली, ये जो देश थे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेना बना रहे थे। तो इंग्लैंड को भी ये डर था कि कहीं मित्र राष्ट्र कमज़ोर ना पड़ जाए, धुरी राष्ट्र अगर ताकतवर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत आ सकती है, ये उपनिवेशिक शक्तियों को कमज़ोर कर सकते हैं, ये भारत के ऊपर भी अधिकार कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी सेना बना रहे थे। तो कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि आप सैनिक खर्चों में थोड़ी क्या करो? कटौती करो। क्या करो? कटौती करो। उसके बाद भारत में रॉयल कमीशन की नियुक्ति। रॉयल कमीशन की नियुक्ति का अर्थ जानते हो क्या होता है? रॉयल कमीशन का अर्थ होता है कि आपको पता होगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल का पद तो समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद जब समाप्त हुआ तो उसकी जगह एक नया पद सर्जित हुआ, उसे बोला गया वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल जब पद सर्जित हुआ, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब क्या हुआ, तो महारानी विक्टोरिया ने कहा कि आप इस प्रकार का उपद्रव करोगे, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा करोगे, भारतीय अगर क्रांति करेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी। तो सारा का सारा शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटेन की महारानी में। तो लोगों की कोई कुछ सहानुभूति थी महारानी के प्रति। भारतीय जानते थे कि महारानी हमारे साथ कभी गलत नहीं करने वाली। तब उसने कहा कि जो रॉयल कमीशन है, जो महारानी के जो सदस्य हैं, ये महारानी के ग्रुप का जो कोई सदस्य है वो भारत में आए, और भारत में आकर वो रॉयल कमीशन बोलते थे उसको, वो हमारे फैसले ले, वो हमारा निर्णय ले, वो हमारे कानून बनाए, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनका मुख्य ये जो था वो था कि भारत में रॉयल कमीशन की क्या हो? नियुक्ति हो। समझ में आ रही है ना? भी रॉयल कमीशन की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए, जिससे भारतीयों को थोड़ा विश्वास हुआ भी अब जब 1857 क्रांति में सारा का सारा शासन चला ही वहाँ पर गया ब्रिटिश ताज के हाथों, तो हमारी रॉयल कमीशन की नियुक्ति भारत में, वहाँ से शासन न चला इंग्लैंड से। ठीक, उसके बाद सरकारी जो नौकरियाँ थी उसमें भारतीयों को अवसर, बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। आपको देखो आज भी इतनी मारामारी होती है सरकारी नौकरी की, तो उस समय भी इतनी बड़ी मारामारी थी। उस समय क्या होता था कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों के अवसर नहीं मिलते थे। जैसे ज़्यादातर अगर ऑप्शन मिलते थे तो उनको सेना थी। अब सेना में भारतीय जाना पसंद नहीं करते थे। समझ में आए ना? क्योंकि और तो कोई नौकरी उन भारतीयों को मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर और नौकरी चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश तो भारतीयों को समाती नहीं थी। तो अगर आपको नौकरी, ये जजमेंट निकल के आया कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर मिले। अब सरकारी नौकरियों पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है, दूसरी तरफ भारतीय सैनिक है, तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि अगर सपोज करिए कि कोई भारतीय सैनिक है और वो बड़ी रैंक पर है और एक अंग्रेज अधिकारी वो छोटी रैंक पे है,
लेकिन अगर अंग्रेज अधिकारी छोटी रैंक पर है और भारतीय बड़ी रैंक पर है, जब वो जाएगा तो उसको सलाम करना पड़ता था। यानी बड़ा है फिर भी क्या करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा, उसकी बात को माननी पड़ेगी। इस प्रकार की दिक्कत आती थी सेना में। दूसरा एक एक्ट था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि भारतीयों को आउट ऑफ इंडिया यानी भारत से बाहर भी उनको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ता था, जो कि भारतीय लोग अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। तो ऐसे कुछ नियम थे जिसके कारण एक सेना ऐसा अवसर था जो भारतीयों को आसानी से मिल जाती थी, बाकी नहीं मिलता था। और सेना में जाकर करेगा क्या, क्योंकि उनको अनेकों प्रकार की मतलब असुविधाओं का सामना करना पड़ता था सेना में। उनको बड़े छोटे अधिकारी होते थे, उनको समक्ष झुकना पड़ता था। भारत से बाहर लड़ने के लिए उनको बागानों में बंद कर दिया जाता था, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, उनको जो डाक सेवा थी, उनको जो फ्री में ये लेटर वगैरह आदान प्रदान करते थे वो बंद कर दी। सेना में इनको पैसा जो होता था वो बहुत कम मिलता था, हार्डवर्क होता था वो उनको ज़्यादा करना पड़ता था। इसलिए सेना को छोड़कर अन्य में ये भारतीयों को लेते नहीं थे। तब कांग्रेस का जो सदस्य समूह था उसने कहा कि कम से कम और जो नौकरियां, सरकारी नौकरियों के अवसर वो भारतीयों के लिए भी होने चाहिए। ये नहीं कि आप सेना में तो हमें ले रहे हो और पदों पे हमारी छुट्टी है, तो ये नहीं। कांग्रेस की जो मांग थी वो डफरिन के समक्ष ये कही गई कि आप हमारे को क्या करो, सेना के साथ सेना में भर्ती करो और सेना के साथ साथ इसमें अन्य पदों पर भी। आगे 11वां जो था वो कलकत्ता में अगला अधिवेशन, यानी कांग्रेस ने कहा कि अगला जो अधिवेशन है वो कहाँ होना चाहिए, कलकत्ता में होना चाहिए, क्योंकि पहला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। अगला जो अधिवेशन है वो कहाँ होना चाहिए, कलकत्ता में। ये उनकी मांग थी। इन्हीं मांगों के कारण बताते हैं कि ये सारी की सारी मांग पूरी करवाने के लिए एक रॉयल कमीशन के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक नया संगठन बनाया गया जिसे कहा गया कांग्रेस। क्या कहा गया, कांग्रेस, और जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या कहा गया, लोगों का समूह। यानी कांग्रेस का मुख्य जो एजेंडा था वो ये था कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये मांगे मनवानी है, इसका कोई और इनका कोई उद्देश्य नहीं था। और चरण कौन सा था, उदारवादी। चरण कौन सा है, उदारवादी। उदारवादी देखिए आगे तो ये भयंकर रूप लेगी कांग्रेस, आगे उग्रवादी चरण आएगा, कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाएगी। उसके बाद इसका राष्ट्रवादी चरण आएगा। और एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस से ही लोग निकले थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। उदारवादी जो चरण है ना वो 1885 से 1905 से शुरू हुआ, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि भारतीय लोग ये जानते थे उस समय कि ये जो मांगे है ना, ये जो मांग है ये हमें सिर्फ और सिर्फ भिक्षावर्ती या भिक्षा के माध्यम से लेनी पड़ेगी। इसे उदारवादी चरण को भिक्षावर्ती का काल भी कहा जाता है, क्योंकि दिनेश वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नारोजी, ये जो व्यक्ति थे ये जानते थे कि अभी हम इतने काबिल नहीं हुए हैं, इतने संघर्षशील नहीं हुए हैं, इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि भारतीय सारे अंग्रेज़ों से लड़कर या क्रांति के माध्यम से हम ये मांगे मनवा लें। ठीक है, तो उनका अर्थ यही था कि हम लोग सारे के सारे उनसे भीख मांगेंगे। क्या करेंगे, भीख मांगे, उनसे अपनी मांग पूरी करने के लिए आग्रह करेंगे। अगर वो हमारी बात मानेंगे तब तो ठीक है, वरना और कोई रास्ता निकालेंगे। यानी उनके मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ये प्रयास करना चाहिए। जिसके कारण बताते हैं कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन वो पूना में होना था। कहाँ होना था, पूना में होना था। लेकिन पूना में उस समय प्लेग की बीमारी आ गई थी। प्लेग के जैसे आज वर्तमान में कोरोना चल रही है ना, उससे भी भयंकर बीमारी हुआ करती थी प्लेग, जो कि हर साल इसका हमें प्रभाव देखने को मिलता था। तो उस समय भी प्लेग बीमारी आ गई थी पूना में। तो पूना में प्लेग बीमारी आने के कारण इसका बम्बई के तेजपाल संस्कृत एक विद्यालय था, पाठशाला थी कोई, उसमें पूना के बजाय फिर कहाँ हुआ, ये बम्बई के अंदर हुआ। जिसके अंदर ये इनका मुख्य एजेंडा यही था कि इसमें 72 लोग इकट्ठे हुए थे। पहले अधिवेशन में कितने लोग इकट्ठे हुए थे, 72 लोग इकट्ठे हुए थे। और उनकी मांग जो थी वो यही थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों से मनुहार करनी है, अंग्रेज़ हमारी बात को मानेंगे जब उनके समक्ष हम लेके जाएंगे तो। जबकि डफरिन उस समय वायसराय था, उसने कहा कि ये अल्पमत का नेतृत्व करने वाला संगठन है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। इसका डफरिन जो उस समय वायसराय होता था उसने खुद कही थी ये बात है
कि अल्पमत का नेतृत्व करने वाली टीम है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ये तो हमारे सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगी, सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। क्योंकि कांग्रेस का जो उदारवादी चरण था, क्योंकि उदारवादी शब्द क्या है, उदारवादी, उदार जो शब्द है ना, उदारवादी शब्द है, ये लैटिन भाषा के लाइबरलिज्म से बना है। लाइबर शब्द से जिसका अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है? आज़ाद। यानी आज़ाद तो होना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से? कह कर। मांगने से कोई चीज़ मिलती है क्या वर्तमान में? पहले भी नहीं मिलती थी, आज भी नहीं मिलती। तो ये तो मांग रहे थे। उदार का अर्थ होता है आज़ाद, यानी आज़ाद। इसमें जो लोग थे वो उग्रवादी नहीं थे, उदारवादी लोग थे, स्वतंत्रतावादी लोग थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से हम अगर इस प्रकार की रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारी बात मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उदारवादी चरण है ना, वो 1905 तक रहेगा। 1907 में फिर कांग्रेस, 1906 में क्या होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी आगा खां के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग जानते हो ना आप? मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो जाएगी तो फिर 1907 में कांग्रेस का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो चरण चलेगा वो उग्रवादी चरण चलेगा, जिसमें लाल बाल पाल अलग हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, ये जो भगत सिंह जैसे नेता है, ये क्या करेंगे? उग्रवादी भूमिका निभाएंगे। इन्होंने कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, जबकि गांधी जी की तो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का जो शासन है वो भारत में अच्छा है, अंग्रेज़ों भारत में अगर जाएंगे या इनसे हमें क्रांति करने का जब टाइम आएगा तब क्रांति करेंगे। अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई करें या कुछ और करें, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं। तो ये इसकी कुछ मांगे थी। इन मांगों का मनवाने के लिए, इन मांगों का नेतृत्व करने के लिए ये सारे क्या हुए, एक जगह बम्बई के अंदर इकट्ठे हुए, और बम्बई में इकट्ठे होने के कारण इनका क्या हुआ, ये लिया गया। बाकी कांग्रेस का उदय कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कांग्रेस का उदय, उसकी सारी की सारी जो टिप्पणियाँ वो बाद में पढ़ेंगे, और ये सारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।